नमस्कार दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम छायावाद के बारे में जानकारी लेते हैं और विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहीं से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। छायावाद छायावाद का समय काल 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है और छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग छायावाद जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इसके बारे में जानते हैं। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। जी हाँ, मुकुटधर पांडे ने। और इनका जो शब्द प्रयोग किया है वो किस पत्रिका में और कहाँ से प्रकाशित किया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका प्रकाशित की थी जबलपुर से, जिसमें उन्होंने एक पत्रिका का नाम है श्री शारदा। याद रखेंगे दोस्तों, श्री शारदा, जिसमें इन्होंने लिखा था हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख 4 किस्तों में लिखकर इन्होंने प्रकाशित किया था। कितने किस्तों में? तो 4 किस्तों में लिखा था और शीर्षक है हिंदी में छायावाद, तो इसको याद रखेंगे। और रही बात 1920 में, हम जब देखते हैं कि मुकुटधर पांडे जब अंक प्रकाशित करते हैं, मुकुटधर पांडे की कविता कुरअरी के प्रति, जिसमें छायावाद की प्रथम कविता भी मानी जाती है। प्रश्न इस तरह से भी बनता है दोस्तों कि छायावाद की प्रथम कविता किसे कहा जाता है। तो छायावाद की प्रथम कविता मुकुटधर पांडे की कुरअरी के प्रति है, जो कि सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 के अंक में प्रकाशित हुई थी। और 1920 में जब बात आती है, सरस्वती पत्रिका जो हिंदी में छायावाद शीर्षक से भी एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। क्या प्रकाशित करवाया था? तो संवादात्मक जो है, आप देख रहे हैं, संवादात्मक प्रकाशित कराया था। तो इसमें आप देखिए कि कौन कौन शामिल थे, जिसका नाम है, 4 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें आप देखेंगे 4 लोग कौन कौन है। यहाँ पे देखिए 4 लोग। पहला है सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू और चित्रकार नाम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आप याद रखेंगे कि इस तरह से सुशीला जी हैं, हरिकिशोर जी हैं, चित्रकार नाम राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत है। छायावाद के बात करें मुकुटधर पांडे जो है, इनकी क्या क्या रचना है। तो आंसू है, उद्गार है, प्रेम बंधन है, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं इन्होंने लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे का नाम आपने सुना होगा। तो लोचन प्रसाद पांडे जी और मुकुटधर पांडे दोनों भाई थे। लोचन प्रसाद पांडे जी बड़े भाई थे और मुकुटधर पांडे छोटे भाई थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पांडे जो हैं दोनों पांडे बंधु भी इनको कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर देती हूँ दोस्तों। गीति काव्य आपने सुना है, गीति काव्य के बारे में जानते हैं। तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में लोचन प्रसाद पांडे जी ने ही किया है। तो इस तरह से छायावाद के संबंध में 1920 में सरस्वती पत्रिका में सारा संवादात्मक लेख के साथ ये प्रकाशित हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता भी आते हैं। तो हम चलिए चलते हैं छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हो या नंदुलारी वाजपेयी के कथन हो या जयशंकर प्रसाद के, यानी कहने का मतलब यहाँ यह है कि छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं, जिसे यहाँ से कोई भी परिभाषा को दे दिया जाता है और बता दिया जाता है या कह दिया जाता है कि इसमें से आपको सही उत्तर लगाने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में करते हैं। तो आप याद रख लेंगे कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा जो है काव्य शैली, ये पद्धति, तो जो कि रामचंद्र शुक्ल का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं नंदुलारी वाजपेयी जी के विशेषताएं की ओर। उन्होंने छायावाद के बारे में क्या विशेषता कही है।
मानव अथवा प्रकृति के जो सूक्ष्म मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो आध्यात्मिक यहाँ पे बात कही गई है, सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, और मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या जो है हो सकती है। ये नंदुलारी वाजपेयी जी का कथन है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विशेषताएं के अंतर्गत देखिए तीसरा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो ये याद रखेंगे कि स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति दिखाई देती है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, जिसमें ध्वन्यात्मकता भी है, सौंदर्यमय भी है। इस तरह से जो विशेषताएं कही गई है जयशंकर प्रसाद जी की है। तो दोस्तों इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। महादेवी वर्मा के बारे में बात करें, महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की विशेषता कही है, परिभाषा दी है, परिभाषा ही है ये। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। बहुत बार पूछा गया है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी जी का यह परिभाषा है। आगे चलते हैं, रामविलास शर्मा के बारे में देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। पलायन की भावना, पराजय और पलायन की भावना इसमें दिखाई देती है मध्य वर्ग की। तो रामविलास शर्मा जी का है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों और भी इनकी जानकारी लेते हैं, जिसमें खासतौर पे नामवर जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामवर सिंह जी का देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी छायावाद में दिखाई देती है, जो कि एक ओर पुरानी रूढ़ियों को मुक्त करना चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से की ओर। तो ये है रामवर सिंह जी का। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यहाँ पे देखते हैं परिभाषा। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है। आइए चलते हैं छायावाद के प्रवर्तक की ओर। किस छायावाद के प्रवर्तक किन किन विद्वानों ने क्या क्या माना है, किसे स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रवर्तक माने हैं, जैसे बात करें मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। हमने शुरुआत में ही देखा है कि मुकुटधर पांडे का किस तरह से छायावाद शब्द का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया है, और इधर मैथिली शरण गुप्त भी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम प्रस्तुत किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी को भी स्वीकार करते हैं प्रवर्तक के रूप में, तो नंदुलाराय वाजपेयी स्वीकार करते हैं। प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी को स्वीकार करते हैं। वहीं इलाचंद्र जोशी जी और अन्य विद्वान जो है जयशंकर प्रसाद जी को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। छायावादी कवि के बारे में जानकारी लेते हैं। छायावादी कौन कौन से कवि हुए हैं, तो दोस्तों इसके पहले हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। छायावादी की प्रमुख विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ मैं परिचय दे देती हूँ। स्वातंत्र चेतना की बात करते हैं। स्वातंत्र्य चेतना पहला इसकी विशेषता है, जिसमें देखेंगे छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह होती है। वह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से और समाज से यहाँ पे दिखाई देती है। तो स्वतंत्र चेतना होनी चाहिए, जो कि रूढ़ियों में, धर्म में और समाज में कहीं ना कहीं ये केंद्रीय चेतना के भाव दिखाई देते हैं। वैयक्तिकता की बात करें, दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है वैयक्तिकता। छायावादी काव्य जो है समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है।
जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिकता की बात करते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट है अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति की प्रतिष्ठा किस तरह से होनी चाहिए, जिसमें कविता के विचारों और तथ्यों पर उसमें परे तथा अनुभूति से निर्मित माना गया है छायावादी कवियों में, जिसमें छायावादी कवियों ने वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? तो वैयक्तिक अनुभूतियों पर जोर दिया गया है। वही बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा बिंदु है वेदना की विवृत्ति। छायावादी कविता जब भी कवि ने लिखा है उसमें वेदना से भरी है, और वह वेदना पीड़ा नहीं देती, बल्कि काम्य और सुंदर है। महादेवी लिखती है एक स्थान पर, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। इस तरह से पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है, जो कि वेदना की विवृत्ति इसमें दिखाई देती है छायावादी काव्य में। वहीं दूसरी ओर अगला बिंदु की बात करें, प्रेमानुभूति। प्रेमानुभूति जो बिंदु है, इसमें अगर देखें तो प्रेम की अनुभूति छायावादी कवियों में दिखाई देती है, उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम जो है अशरीरी है और योगवादी नहीं दिखाई देता है। तो प्रेमानुभूति जो है मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। अगला बिंदु है सौंदर्य योजना। सौंदर्य योजना की बात करें तो किस तरह से छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त और विशाल है, जिसमें उनमें मानव, प्रकृति और भावों के गहरे लोक समाहित होते हैं। चूँकि मानव की प्रकृति मानव है, उसमें प्रकृति है, भाव के गहरे लोक समाहित होते हैं, तो ये सौंदर्य चेतना को बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर अगला बिंदु की बात करें, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण जो है छायावादी काव्य का प्रमुख स्थान है, प्रकृति का महत्वपूर्ण अन्यतम स्थान है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में हम बात करते हैं प्राणहीन हो जाता है। छायावादी अगर ना हो, छायावादी के में रचनाओं में अगर प्रकृति का वर्णन ना हो तो प्राणहीन सा दिखाई देता है, वर्णन दिखाई देता है। प्रकृति का आलंबन की बात करते हैं, उसमें प्रकृति का आलंबन कहीं ना कहीं उद्दीपन, मानवीकरण, दूती, रहस्यमयी रूप में विशद चित्रण दिखाई देता है। वही दूसरा अगला बिंदु है राष्ट्रीय स्वर। छायावाद में प्रकृति चित्रण के साथ साथ राष्ट्रीय स्वर भी दिखाई देता है, जो कि प्रत्येक छायावादी कवि राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक और गौरवमयी धरोहर की बातें करते हैं। इस काव्य में अगर बात करें, इस धरोहर में बात करें, राष्ट्रीय स्वर की बात करें तो जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग होता रहा है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय स्वर। राष्ट्रीय स्वर में देखेंगे राष्ट्रीय और संस्कृति का व्यापक गौरवमय धरोहर से यहाँ पे देखेंगे कि काव्य रूप के अंतर्गत हम बात करेंगे। छायावत के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि जो है वो काव्य रूपों में रचना लिखी जाती है। काव्य का रूप के अंतर्गत जैसे हमने अभी भी देखा है कि किस तरह से लंबी कविताएं होती है, गीत होते हैं, प्रगीत होते हैं, महाकाव्य होते हैं, तो ये काव्य रूप की रचना हुई है। वहीं आप बात करेंगे कि भाषा और शिल्प। इस बिंदु में भाषा और शिल्प किस तरह से लिखा गया है, तो अलंकार इसमें देखेंगे, अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से छायावादी काव्य में हुआ है। वहीं छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित भी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं छंदों में परंपरागत ढांचे को तोड़ा है, तो कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई है। हम आगे देखेंगे कि किन किन ने मुक्त छंदों का भरपूर प्रयोग किया है। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक भी बना दिया है। छायावादी कविता सूक्ष्म और अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। तो इस तरह से भाषा और शिल्प ये सारे जो बिंदु है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोस्तों ये रहा छायावादी की विशेषताएं। अब आगे चलते हैं छायावादी कवि कौन कौन से हैं। छायावादी के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। प्रश्न बनता है चतुष्ट कौन कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो चार का नाम तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, परिचित हैं। प्रश्न बार बार यहाँ से यही बनता है वृहत त्रयी के बारे में। वृहत त्रयी कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा किसे कहा जाता है, विष्णु किसे कहा जाता है और महेश किसे कहा जाता है।
छायावादी के अंतर्गत ये प्रश्न बनते हैं। तो ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद है, विष्णु है सुमित्रा नंदन पंत और महेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे आपने देखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना राम की शक्ति पूजा में बात करते हैं, शिव की पूजा की जाती है। तो महेश इस तरह से आप याद रख सकते हैं। विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है और ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। लघुत्रयी के बारे में बात करते हैं। महादेवी वर्मा, तीनों वर्मा है इसमें, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीन यहाँ पे वर्मा है, इसको लघुत्रयी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से जन्म इनका है 1889, 1937 चलता है, पूछा जाता है बार बार, मैचिंग के लिए, मिलान के लिए प्रश्न बनते हैं। 1889 से 1937 तक चलता है। माता का पिता का नाम है देवी प्रसाद, माता पिता मुन्नी देवी, माता का नाम मुन्नी देवी है। गुरु मोहनी लाल, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि गुरु का नाम क्या है, तो मोहनी लाल है। और ये तो बार बार ही प्रश्न बनता है कि बाल्यकाल, जयशंकर प्रसाद जी का बाल्यकाल का नाम क्या है, तो झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है, उपनाम इनका है। इसी के अंतर्गत देखिए कि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करती हूँ। उर्वशी देखिए 1909 में रचना लिखी गई है, उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में। तो तीन रचनाएं हैं, उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य। तो उर्वशी जो है वन मिलन में जाते हैं और प्रेम राज्य का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। अयोध्या का उद्धार होता है 1902 में। जिस तरह से उर्वशी है उर्वशी का वन मिलन होता है, वन में मिलन होता है, प्रेम राज्य मरता है और अयोध्या का उद्धार होता है। 1910 में अयोध्या का उद्धार है, सुकुच्छ्वास सांसें चलती है, वन में मिलन होने से सुकुच्छ्वास चलता है 1910 में। वहीं पे बबरू वाहन आ जाते हैं 1911 में, बबरू जो है वाहन आ जाता है। और कानन कुसुम जो है, जो कानन वहाँ का कुसुम जो है, वन के जो फूल है 1913 में प्रकाशित हुई हैं। वहाँ कहते हैं कि प्रेम के पथिक है, इनको चलने दो, रहने दीजिए, प्रेम पथिक 1914 में। वहीं पे महाराणा का महत्व उनको समझ में आता है और 1914 में ये लिखा गया। वहीं पूरे चित्र जो है दिखाई देने लगते, चित्रधार होते हैं, वो 1918 में लिखा गया। झरना 1918 में, फिर झरने भी दिखते हैं, जिस तरह से वन में हम या किसी बगीचे में जाते हैं तो किस तरह से वर्णन होता है, तो झरना वहाँ पे दिखाई देने लगता है 1918 में। आंसू फिर बहने लगते हैं 1925 में, लहर 1933 में, कमाइनी 1935 में। तो ये जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। यहाँ से सारे आप सन को याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता की ओर, सावन पंचक। इनकी सावन पंचक जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता है, जो कि 1906 में भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। आपको अभी भी मैंने बताया झारखंडी और कलाधर, तो झारखंडी और कलाधर के उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी जाने जाते हैं। इन्होंने उस कविता में सावन पंचक में 1906 में ये प्रकाशित किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। पूछा जाता है कि छायावादी कविता, प्रथम कविता जयशंकर जी की कौन सी है, तो प्रथम प्रभात है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जो झरना में संकलित है। उर्वशी की बात कर रहे थे, जो कि 1900, यहाँ पे देखिए 1909 में इनकी रचना है। 1909 में उर्वशी जो कि चंपू काव्य है। पूछा जाता है कि चंपू काव्य किस प्रकार का काव्य है, तो चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। ये भी पूछा जाता है कि कानन कुसुम किस प्रकार का रचना है, तो खड़ी बोली है और जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के अन्य रचनाओं के साथ साथ यहाँ पे और देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना, जो कि 1918 में लिखा गया है। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, जो कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद को प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है, तो झरना को कहा जाता है।
यहाँ पे देखिए 1925 में जो कि आंसू रचना है, 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ये बार-बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आंसू 1925 में जो कि 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदू का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है या किसकी रचना को कहा जाता है, तो आंसू को जयशंकर प्रसाद जी की। चित्राधार के बारे में बात किया है कि चित्राधार भी आपने देखा है कि किस तरह से मनकानन में चित्राधार यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो चित्राधार में जो है इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रेम पथिक आपने देखा है कि उनको प्रेम पथिक मिल जाते हैं, और ये प्रेम पथिक जो है प्रथमतः पहले ब्रजभाषा में थे, बाद में 1909 में ये लिखा गया जब, तो इसका खड़ी बोली अनुवाद 1914 में हो गया। तो 1909 में और 1914 में ब्रजभाषा और खड़ी बोला याद रखेंगे, खड़ी बोली याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कमायनी, जो कि आपने देखा है 1935 में लिखी गई रचना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 कई जगह कई स्थान पर 1936 में आपने देखा है, यहाँ पे 1935 ही मिला है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे 1936 लगभग। तो चिंता इनके देखिए सर्ग कितने हैं, तो 15 सर्ग हैं कमायनी में, और कमायनी का जो अंगिरस है वो शांत निर्वेद रस है, जिसमें दर्शन जो है समरसतावाद आनंदवाद का दर्शन बहुत बार पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार का रस है, तो शांत निर्वेद रस है। दर्शन क्या है, तो समरसतावाद का दर्शन है, आनंदवाद का दर्शन है। ये बहुत बार ही प्रश्न बनते हैं। इसी में देखेंगे कि पात्र कौन कौन से हैं। पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा के बारे में हम विस्तृत जानकारी कमायनी का जब अध्ययन करेंगे उस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मुख्य छंद भी पूछा जाता है कि तांटक इनका छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ताटंक छंद किस में पूछा जाता है, ताटंक छंद किस में है, तो आप ध्यान रखेंगे कमायनी के अंतर्गत है। इसमें 15 सर्ग की बात कर रहे थे। देखिए इसमें चिंता पहला है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठवा है लज्जा, सात कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13 है दर्शन, 14 है रहस्य और 15 है आनंद। तो इस प्रकार से ये सारी रचनाएं हैं। जैसे श्रद्धा की बात करें तो किस के अंतर्गत है, तो तीसरे सर्ग के अंतर्गत चिंता प्रथम में है, और इस तरह से आपको याद रखना है ना। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, सीक्वेंस में जमा के करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ट्रिक भी कर सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। चिंता को आशा हुई, श्रद्धा हुई और काम वासना से भी लज्जित हो गई। कर्म जो करते रहे तो ईर्ष्या भी हुई और ईड़ा स्वप्न में आई। संघर्ष किए और निर्वेद दर्शन भी हुए और रहस्य का आनंद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कमायनी का ट्रिक सर्गों को याद कर सकते हैं। बात करते हैं प्रतीक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतीक। प्रश्न बनता है कि प्रतीक के अंतर्गत कौन कौन से प्रतीक के अंतर्गत है। प्रतीक देखिए मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है ना। जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे हृदय की बात तो आएगी ही, अवश्य आएगी, तो इसको याद रखेंगे। और हृदय के अंतर्गत है ईड़ा, देखिए बुद्धि का प्रतीक है ना। और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। तो इस तरह से कमायनी के ये पात्र हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद, यहाँ से तो बहुत बार प्रश्न बने हैं। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है कमायनी को, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। वही बात करते हैं जयशंकर प्रसाद ने इसको प्रेम और सौंदर्य का कवि माना है। किसको, तो जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माने जाते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। कमेंट तो जरूर करिए, ताकि आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।